नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस प्रादित क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हमने देखी इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत कर रखी थी और इंडियन ज्योग्राफी में हमारे चल रहे थे दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश। और इन भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि भारत के जो तटीय भाग है वो तटीय भाग कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से तट आते हैं, इनके ऊपर तो दोस्तों हमने चर्चा है वो कर ली थी। दोस्तों आज हम इस भारत के भौतिक प्रदेशों को देखे आगे और पढ़ते कि इनके और जो भाग है उनकी क्या विशेषता है, किस तरीके के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें इनको याद करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए हमने भारत के जो भौतिक प्रदेश है, दोस्तों जो भारत के भौतिक प्रदेश है, इन भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने पढ़ा था कि इन भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों यहां से हमारे सामने देखिएगा कि जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में बांटा था। और 4 भागों में बांटने के बाद में मैंने आपको कहा था कि एक भाग आपका हिमालय का भाग है, दूसरा भाग आपके सामने उत्तर का विशाल मैदान है, उसके बाद में आपके सामने देखिए प्रायद्वीपीय भाग है और उसके बाद में दोस्तों आपके सामने तटीय भाग है। तो दोस्तों कल हमने देखिए जो चर्चा की थी, दोस्तों वो हमने यहां से तटीय भागों की थी। यहां से दोस्तों हमने तटीय भागों की चर्चा है वो पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने कर ली थी। ये तटीय भागों की चर्चा दोस्तों हमने यहां से कर ली थी। आज हमारे पास में जो दूसरा जो पार्ट चलेगा दोस्तों, वो पार्ट यहां से चलने वाला है। दोस्तों यहां से ये जो पार्ट आपके सामने रहेगा, ये पार्ट आपके सामने भारत के प्रायद्वीपीय भाग का रहेगा, ये वाला पार्ट। यानी इस वाले पार्ट को दोस्तों आप जब पढ़ेंगे तो यहां पर ये जो पार्ट आपका रहेगा, ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग का रहेगा, भारत के प्रायद्वीपीय भाग। ये प्रायद्वीपीय भाग, इससे पहले हमने देखिए पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी तटीय भाग की। ठीक है दोस्तों, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और आज हम इसकी चर्चा है वो करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए आज इसकी चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भाग की पहले, उसके बाद में देखिए यहां पर मैंने कहा था कि ये आपके सामने देखो हिमालय का क्षेत्र है। यहां पर दोस्तों आपके सामने ये हिमालय का क्षेत्र है, तो यहां पर हिमालय का क्षेत्र है, इसको भी देखिए आज हम यहां से पढ़ने वाले हैं। और इस हिमालय के भाग से नीचे दोस्तों आपके सामने यहां जो भाग है वो है उत्तर का विशाल मैदान। दोस्तों यहां पर है आपके सामने उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। देखिएगा कि यहां पर हमने एक भाग है वो क्लियर कर लिया। आज हम देखिए एक एक पार्ट को और पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भाग को पढ़ेंगे, हिमालय को पढ़ेंगे और उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर आ जाइए, आप इस वाले पार्ट को पढ़ने के लिए आ जाइए आप, और वीडियो को शेयर है वो पहले जरूर कर दे ताकि सारे के सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखना यहां पर मित्रों आपके सामने देखिए पुणे में आपके सामने देखिए यहां से भारत की मानचित्र की स्थिति आपके सामने बना रहा हूं। अब इसी भारत के मानचित्र में हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भाग। दोस्तों यहां से हम प्रायद्वीपीय भाग को पढ़ने वाले हैं और इस प्रायद्वीपीय भाग की देखिए अभी क्या विशेषता रहने वाली है। देखिए ये आपके सामने भारत है और इस भारत में अभी हमें देखना है प्रायद्वीपीय भाग की स्थिति। ये हमारे सामने रहेगा प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने आपके सामने नाम लिखा है प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग। अब देखो पहले इसकी खास बात देखिए,
इस प्रायद्वीपीय भाग की बात करें तो प्रायद्वीपीय भाग है ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है दोस्तों। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड यानी भारत का सबसे प्राचीनतम जो भूखंड है वो प्राचीनतम भूखंड देखिए आपके सामने है कौन, तो याद रखना है आपके सामने प्रायद्वीपीय भाग। ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है दोस्तों कौन, प्रायद्वीपीय भाग। और ये भाग आपके सामने किसका अवशेष है, तो मित्रों याद रखना है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जिनकी उत्पत्ति है वो आपके सामने धारवाड़ युग है, वहां से इनकी उत्पत्ति है, वो प्री कैम्ब्रियन कल्प से मानी गई है। अब देखिए कि जब हम इस प्रायद्वीपीय भाग की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भाग है ये आपके सामने भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है दोस्तों। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो हमें याद रखना है प्रायद्वीपीय भाग है जो भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है और ये गोंडवाना लैंड का अवशेष भी है। इस प्रायद्वीपीय भाग की देखिए दोस्तों, जब आप यहां से आकृति देखेंगे, क्या देखेंगे, आकृति देखेंगे, तो आपको इसकी आकृति देखिए कैसी दिखाई दे रही, यहां से त्रिभुज के समान दिखाई दे रही है। यानी प्रायद्वीपीय भाग की जब आप यहां से दोस्तों आकृति देखेंगे तो इनकी आकृति आपको कैसी दिखाई देगी दोस्तों, त्रिभुज के समान दिखाई देगी। अब देखिएगा कि ये प्रायद्वीपीय भाग का उत्तरी भाग है, यहां से हमारे पास दक्षिण भाग है और यहां से हमारे पास में ये पूर्वी भाग है और यहां पर हमारे पास ये पश्चिमी भाग है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यहां पर हमें देखना है दोस्तों कि ये जो आपके सामने भाग है, ये जो आपके सामने उत्तर पूर्वी का भाग है, दक्षिण का भाग है और पश्चिम का भाग है, इनमें हमें कंडीशन देखनी है कि इसका जो अधिकांश विस्तार है वो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। यानी प्रायद्वीपीय भाग का जो अधिकांश भाग है वो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। लेकिन मित्रों कि जब आप इस प्रायद्वीपीय भाग को पढ़ोगे तो इनका जो विस्तार चलेगा यहां उत्तर में दोस्तों, यहां पर इसका विस्तार चलेगा उत्तर में, तो वो अरावली पर्वत श्रेणी से चलेगा। कहां से चलेगा, अरावली पर्वत श्रेणी से। यहां से शुरू होने के बाद में दोस्तों यहां पर आपके सामने एक पहाड़ी है जिसका नाम है अगस्त मलाई। दोस्तों ये जो अगस्त मलाई है यहां पर आपके सामने तमिलनाडु में ये खत्म होता है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग। यानी उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी से शुरू होने के बाद ये दक्षिण में अगस्त मलाई तमिलनाडु में खत्म होता है। और दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक आप इस प्रायद्वीपीय भाग की लंबाई देखोगे तो वो लंबाई दोस्तों आपको मिलने वाली है कितनी, 1800 किलोमीटर। दोस्तों कितनी मिलने वाली है, 1800 किलोमीटर मिलने वाली है। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि इसका विस्तार इधर है पूर्व, तो पूर्व में यहां पर आपको पहाड़ी मिलेगी गारो, कौन सी मिलेगी, गारो। उसके बाद में मिलेगी आपको खासी और खासी के बाद में आपको दोस्तों मिलेगी जयंतिया, ये जयंतिया पहाड़ियां मिलेगी। और ये पहाड़ियां आपके सामने भारत के कौन से राज्य में होगी, तो याद रखना मेघालय राज्य में। यानी गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है मेघालय में, यहां से इसका विस्तार शुरू हो जाएगा। और यहां से शुरू होने के बाद में दोस्तों यहां पश्चिम में आपके सामने क्षेत्र आता काठियावाड़, काठियावाड़। और ये काठियावाड़ क्षेत्र मिलेगा आपको दोस्तों गुजरात में। यहां से लेकर के यहां तक दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो लंबाई आपको यहां से कितनी मिलेगी, तो याद रखना 1400 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है दोस्तों प्रायद्वीपीय भाग की 1800 किलोमीटर है। कितनी है, 1800 किलोमीटर है। और इधर से आप देखोगे तो यहां पर पूर्व से पश्चिम तक लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर है।
लेकिन दोस्तों आपके सामने ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये भाग लगभग आपके सामने 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों कि जब भारत के प्रायद्वीपीय भाग की बात आती है तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसलिए ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इस भौतिक प्रदेश की बात करें प्रायद्वीपीय भाग की, तो इसकी दोस्तों औसत जो ऊंचाई रहने वाली है, वो औसत ऊंचाई आपके सामने रहेगी लगभग 600 से लेकर के 900 मीटर। दोस्तों इसकी जो औसत ऊंचाई है, वो औसत ऊंचाई कितनी रहेगी? 600 से 900 मीटर आपके सामने इनकी ऊंचाई है वो रहेगी। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए मैंने आपको कहा था कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जिसकी आकृति त्रिभुज के समान है। फिर ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है और ये भूखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष है। फिर देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये उत्तर में अरावली पर्वतश्रेणी से शुरू होकर के अगस्तमलाई तक फैला है। यहां से लेकर यहां तक लंबाई हमारे को मिलेगी 1800 किलोमीटर। और यहां पर पूर्व में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है मेघालय में, और यहां से गुजरात में आपके सामने काठियावाड़ है गुजरात। यहां से पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई रहेगी आपकी 1400 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। इसकी औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। अब देखिए पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में इस प्रायद्वीपीय भाग की आगे हम विशेषता को और पढ़ ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखो दोस्तों यहां पर हमारे पास में देखो ये पुणे भारत की आपके सामने स्थिति आ चुकी है। ये देखिए दोस्तों आपके सामने प्रायद्वीपीय भाग चल रहा। अब इस प्रायद्वीपीय भाग में आप देखोगे तो मित्रों यहां पर हमारे पास में भारत का प्रायद्वीपीय भाग है और इस प्रायद्वीपीय भाग का ये भाग दक्षिण भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिण भाग है। और इस दक्षिण भाग में आप यहां पर देखोगे तो यहां पर मित्रों आपको देखिए यहां पर जल का विस्तार देखने को मिलेगा। यहां पर आपको जल का विस्तार मिलेगा और वो जल का विस्तार रहने वाला है हिंद महासागर का। दोस्तों ये दक्षिण में आपके सामने हिंद महासागर है। अब देखिए भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ये इसकी दक्षिण दिशा है। और इस हिंद महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर का देखो दोस्तों ये तो हो जाएगा उत्तरी भाग, ये हो जाएगा दक्षिण भाग, ये हो जाएगा पूर्वी भाग और ये हो जाएगा पश्चिमी भाग। ये प्रायद्वीपीय भाग का उत्तरी भाग होगा, ये इधर से पूर्वी भाग होगा और इधर से दोस्तों पश्चिमी भाग होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग दोस्तों हिंद महासागर के उत्तरी भाग को, दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग ये इस हिंद महासागर के उत्तरी भाग को देखिए दो भागों में अलग करता है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर के उत्तरी भाग को दो भागों में अलग करता है। मित्रों दो भागों की बात करें तो दो भागों में सबसे पहले यहां पर नाम होगा बंगाल की खाड़ी का। दोस्तों यहां पर आपके सामने भाग होगा बंगाल की खाड़ी का और इधर आपके सामने जो भाग होगा वो भाग होगा अरब सागर का। बहुत आज मजा आने वाला है हर एक एक पॉइंट को पढ़ने का। तो हिंद महासागर के उत्तरी भाग को भारत का प्रायद्वीपीय भाग वो दो भागों में अलग कर देता। एक हिंद महासागर का भाग आपका अरब सागर के रूप में, दूसरा बंगाल की खाड़ी के रूप में।
अब इस बंगाल की खाड़ी में आपको मित्रों कुछ इस प्रकार से देखो जल का विस्तार देखने को मिलेगा। यानी यहां से ये पूरा भारत का इधर ये दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग मित्रों यहां पर जल से घिरा हुआ है। ये पूरा का पूरा भाग मित्रों किससे घिरा है? ये जल से घिरा हुआ है। और ये जो जल से घिरा हुआ भाग है दोस्तों, ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी। क्या कहलाता है मित्रों? बंगाल की खाड़ी कहलाता है। और इधर देखेंगे तो इधर भी दोस्तों आपके सामने देखिए, ये आपके सामने जो जल का विस्तार है, ये जो जल का विस्तार है मित्रों आपके सामने है। और ये विस्तार आपके सामने अरब सागर का है मित्रों। किसका है? अरब सागर का है। देख लीजिए आप, यहाँ पर पानी पानी है। क्या है? पानी पानी है। इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। इधर भी जल है, इधर भी जल है, नीचे भी जल है। पानी पानी हो रहा है। लेकिन आप पानी पानी मत हो जाइए। यहां पर देखिए भारत के इधर आप देखोगे तो इधर बंगाल की खाड़ी का जल है और इधर अरब सागर का जल है और इधर नीचे हिंद महासागर का जल है। अब देखिएगा कि जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को यहां से जोड़ा जाए तो जोड़ने के लिए यहां पर याद रखना है पाक जल डमरू। दोस्तों यहां पर इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला क्षेत्र है तो वहां होगा पाक जल डमरू। क्या होगा मित्रों? पाक जल डमरू होगा। उसके बाद में देखिए कि भारत के इस प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली देखो दोस्तों अधिकांश नदियां, वो नदियां भारत के प्रायद्वीपीय भाग से निकलने के बाद में अपना जो जल है वो जल देखिए मित्रों कहां पर गिरेगी? तो याद रखिएगा यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। दोस्तों भारत के प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो नदियां अपना जल कहां गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर देगी। ऐसे बंगाल की खाड़ी में आकर के मित्रों गिर जाएगी। यानी भारत के प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली अधिकांश नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी इधर से जो नदियां निकलेगी दोस्तों, ये नदियां भारत के प्रायद्वीपीय भाग से निकलने के बाद, ये प्रायद्वीपीय भाग से निकलने के बाद देखिए दोस्तों क्या करेगी? ये डेल्टाई प्रदेशों का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? डेल्टाई प्रदेशों का निर्माण। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिए कि प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली अधिकांश नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टाई प्रदेशों का निर्माण करती है। लेकिन दोस्तों जब हम नर्मदा और ताप्ती नदी को पढ़ते हैं, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये दो नदियां आपके सामने ऐसी होगी, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी। ये नदियां क्या करती है? ये प्रायद्वीपीय भाग से निकलने के बाद में मित्रों अरब सागर में आ जाती है। जब ये अरब सागर में आती है तो दोस्तों अरब सागर में गिरने से पहले ये किसका निर्माण करती है? तो यहां पर आप बताओगे एस्चुरी। क्या बताओगे दोस्तों? एस्चुरी या जवार नदमुख का निर्माण करती है। अब देखिए दोस्तों कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली अधिकांश नदियां, जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर के जो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये तो डेल्टाई प्रदेशों का निर्माण करेगी। लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी या जवार नदमुख का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि जब आप इस प्रायद्वीपीय भाग को पढ़ेंगे तो इस प्रायद्वीपीय भाग में यहां पर हमें एक राज्य मिलेगा और उस राज्य का नाम है दोस्तों महाराष्ट्र।
यानी यहां पर हमें राज्य कौन सा मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा। और इसी महाराष्ट्र में दोस्तों आपके सामने एक चट्टान पाई जाती है और उस चट्टान का नाम है आपके सामने दक्कन ट्रेप। दोस्तों यहां पर आपके सामने दक्कन ट्रेप चट्टान पाई जाती है। अब आपसे पर्सन ये पूछे कि जो दक्कन ट्रेप चट्टान है मित्रों, जो दक्कन ट्रेप चट्टान है वो चट्टान प्रायद्वीपीय भाग में कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास में राज्य है कौन सा, कर्नाटक है। तो इस वाले कर्नाटक में आप देखेंगे, इस वाले कर्नाटक में आप देखेंगे तो यहां पर हमें धारवाड़ करम की चट्टान मिलेगी। कौन सी, धारवाड़ करम की चट्टान। यहां पर मित्रों हमें धारवाड़ करम की चट्टान मिलेगी। उसके बाद में यहां पर हमारे पास में देखो राज्य है कौन सा, आंध्र प्रदेश है। और इस आंध्र प्रदेश में देखोगे दोस्तों तो यहां पर हमें एक चट्टान मिलेगी जिसका नाम होगा कुडप्पा चट्टान। कौन सी चट्टान होगी प्यारे दोस्तों, बोलिए, कुडप्पा चट्टान होगी। तो यानी प्रायद्वीपीय भाग में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो हमारे पास में दक्कन ट्रेप चट्टान पाई जाती है और कर्नाटक में धारवाड़ करम की चट्टान पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में कुडप्पा चट्टान पाई जाती है। उसके बाद भी जब आप इस महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र में यहाँ पर आपको दो दर्रे मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र में जब आप देखोगे तो महाराष्ट्र में आपको दो दर्रे मिलेंगे। एक दर्रे का नाम होगा थालघाट दर्रा और एक दर्रा मिलेगा दोस्तों आपके सामने बोरघाट दर्रा। अब ये थालघाट दर्रा और बोरघाट दर्रा ये दोनों के दोनों दर्रे हैं मित्रों, आपको ये कहां मिलेंगे, तब याद रखना है महाराष्ट्र में। कहां मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। लेकिन यहां पर हमारे पास में देखिए राज्य है केरल। कौन सा राज्य है, केरल। तो इस केरल में हमें यहाँ दो दर्रे मिलेंगे। एक का नाम होगा पालघाट दर्रा, एक का नाम होगा पालघाट दर्रा और एक दर्रे का नाम होगा सेनकोट दर्रा, सेनकोट दर्रा। तो यानी पालघाट दर्रा और सेनकोट जो दर्रा है ये दर्रा हमें दोनों के दोनों कहां मिलेंगे, तो दोस्तों यहां से हमें बताना है केरल में, ये केरल में पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। मैंने आपसे कहा कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर के उत्तरी भाग को दो भागों में अलग करता। कितने भागों में, दो भागों में अलग करता। एक आपका बंगाल की खाड़ी का तो दूसरा अरब सागर का। फिर देखिए प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली जो अधिकांश नदियां जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़ करके जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वो दोस्तों डेल्टाई प्रदेशों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, डेल्टाई प्रदेशों का निर्माण करती है। लेकिन जो नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये ताप्ती और नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भाग से निकल करके अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने से पहले किसका निर्माण करेगी, ये एस्चुरी का निर्माण करेगी या जवार नदमुख का निर्माण करेगी। कौन सी, नर्मदा और ताप्ती नदी। कौन सी नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी दोस्तों। उसके बाद में मैंने कहा कि इस महाराष्ट्र में दोस्तों हमारे पास में दक्कन ट्रेप चट्टान पाई जाती है। उसके बाद में महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में आपके सामने धारवाड़ करम की चट्टान पाई जाती है और यहाँ दक्कन ट्रेप चट्टान पाई जा रही है महाराष्ट्र में। और एक आपके सामने ये कुडप्पा चट्टान है जो आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। फिर मैंने कहा थालघाट और बोरघाट दर्रा, ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में। फिर हमें देखा कि पालघाट दर्रा और जो सेनकोट दर्रा है ये दर्रे कहाँ है, केरल में है। इतनी बात क्लियर हुई। तो दोस्तों आप इसका भी यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो मित्रों यहां से स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अभी भी प्रायद्वीपीय भाग हमारा पूरा नहीं हुआ। ये प्रायद्वीपीय भाग अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। इसमें कुछ बातें अभी मैं आपको और बताने वाला हूं और वो बातें क्या है, तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं।
आगे चलेंगे तो यहां पर दोस्तों आपके सामने देखिए ये वापस हमारे सामने भारत का मानचित्र है। यहां पर हमारे पास में ये भारत का मानचित्र है और इस मानचित्र में देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पर प्रायद्वीपीय भाग चल रहा था और इस प्रायद्वीपीय भाग में आप यहां देखोगे तो यहां पर हमारे पास में देखो 3 प्रकार की यहां पर पहाड़ियां मिलेगी। क्या मिलेगी मित्रों? यहां पर 3 प्रकार की पहाड़ियां मिलेगी ऐसे करके, यानी यहां पर आपको 3 प्रकार की पहाड़ियां मिलेगी। इन पहाड़ियों को जब आप देखोगे दोस्तों तो सबसे पहले आपके सामने इस वाली पहाड़ी का नाम तो देखिए क्या रहेगा। इस वाली पहाड़ी का नाम रहेगा दोस्तों आपके सामने नीलगिरी। कौन सी गिरी? नीलगिरी। ये तो नीलगिरी पहाड़ी है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई। देखो यहां पर आ गई मलाई, खा लो जिसको खानी है मलाई, क्योंकि या तो मलाई ही मिलेगी या तो मलाई मलाई मिलेगी भाई। ठीक है, अन्नामलाई। ये अन्नामलाई की पहाड़ी है और अन्नामलाई की पहाड़ी के नीचे देखो दोस्तों एक पहाड़ी यहां आ रही है और इस पहाड़ी का नाम रहेगा हमारे सामने इलायची पहाड़ी। ये दोस्तों इलायची की पहाड़ी है। यहां पर दोस्तों इलायची की पहाड़ी है। अब इसे इलायची की पहाड़ी को तो बोल देते हैं मित्रों कार्डामम। इसको तो बोल देते हैं कार्डामम पहाड़ी। ठीक है, अब देखो कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो पहाड़ी मित्रों आपको कहां देखने को मिलेगी। नीलगिरी की पहाड़ी है वो तो हमें कहां मिलेगी दोस्तों? कर्नाटक में मिलेगी। उसके बाद में हमें केरल में मिलेगी और केरल के बाद में हमें तमिलनाडु राज्य में मिलेगी। लेकिन मित्रों अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ये पहाड़ी हमें कहां देखने को मिलेगी? तो ये दोस्तों आपको यहां केरल और तमिलनाडु में मिलेगी। दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु राज्य में मिलेगी और ये पहाड़ी भी कहां मिलेगी हमें? केरल और तमिलनाडु में। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा कि यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। इन तीनों की तीनों पहाड़ियों को दोस्तों आप याद रखेंगे NAI। कैसे याद रखोगे? NAI। एन का मतलब है नीलगिरी की पहाड़ी, ए का मतलब है अन्नामलाई की पहाड़ी और आई का मतलब है इलायची की पहाड़ी। 3 पहाड़ियां हो चुकी। नीलगिरी की पहाड़ी है कर्नाटक केरल तमिलनाडु में। ये तो हो गई कर्नाटक केरल तमिलनाडु में। और ये अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी है केरल तमिलनाडु में। अब देखिए दोस्तों कि जब आप यहां से देखोगे तो इधर तो देखिए आपके सामने ये पूर्वी भाग है और इधर हमारे पास ये पश्चिमी भाग है। तो इधर तो देखिए दोस्तों हमारे सामने ये तो पूर्वी घाट की पहाड़ी चलती है। इधर तो हमारे सामने कौन सी पहाड़ी चलती है? ये पूर्वी घाट की पहाड़ी चलती है। इधर से जो आप यहां से पूर्वी घाट की पहाड़ियों को पढ़ोगे तो वो महेंद्रगिरी की पहाड़ी के रूप में आपको मिलेगी। उसके बाद में इधर से दोस्तों आप देखोगे तो इधर आपके सामने एक पहाड़ी इधर से चलती है। इसको तो बोल देते हैं हम पूर्वी घाट की पहाड़ी। दोस्तों इसको तो हम बोल सकते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ी। ये तो दोस्तों पूर्वी घाट की पहाड़ी है। ये तो पूर्वी घाट की पहाड़ी है और इधर देखोगे तो दोस्तों यहां पर आपके सामने ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। ये इधर पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है प्यारे दोस्तों। पूर्वी घाट की पहाड़ी, इधर पश्चिमी घाट की पहाड़ी। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों को पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से मिलाने वाली पहाड़ी कौन सी है? दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी है। ध्यान रखिएगा मित्रों कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को आपस में कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ी है वो जोड़ती है। लेकिन इस नीलगिरी की पहाड़ी के पास में यहां पर दोस्तों आपके सामने 2 पर्यटन स्थल यहां पर स्थित है।
दोस्तों यहाँ पर दो पर्यटन स्थल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक पर्यटन स्थल का नाम होगा कुडई की नाल। दोस्तों एक का नाम है कुडई की नाल और दूसरा पर्यटन स्थल है आपके सामने उट्टी। क्या है? उट्टी। देखो नीलगिरी की पहाड़ी है, यहां पर आपको दो पर्यटन स्थल मिलेंगे, एक कुडई की नाल और दूसरा उट्टी। इसी उट्टी के पास में, इसी उट्टी के पास में दोस्तों आपको एक चोटी मिलेगी जिसका नाम होगा डोडा बेटा चोटी। यहां पर आपको डोडा बेटा चोटी मिलेगी। दोस्तों यहां पर कौन सी चोटी मिलेगी? डोडा बेटा। यहां पर डोडा बेटा चोटी आपको मिलेगी। अब देखिएगा कि जो डोडा बेटा चोटी है, इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो मित्रों हमें याद रखना है 2637 मीटर। 2637 मीटर। अब देखिएगा कि यहां पर जब हम देखें तो इस प्रायद्वीपीय भाग में यहां पर हमारे को एक चोटी मिल रही है और ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। यानी नीलगिरी की पहाड़ी में आपके सामने जो कुडई की नाल, जो उट्टी नामक दो पर्यटन स्थल है, इसी उट्टी के पास में ये डोडा बेटा चोटी है। ये डोडा बेटा चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, इस नीलगिरी की पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है, वो सर्वोच्च चोटी हमें कौन सी चोटी मिलेगी? तब तो याद रखना है डोडा बेटा। ध्यान रखना डोडा बेटा। डोडा बेटा याद रखनी है, सोजा बेटा नहीं है। सोजा बेटा नहीं है, वो तो गब्बर सिंह ने एक डायलॉग मारा था गब्बर सिंह के लिए कि सोजा बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सोजा बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो यहां कोई गब्बर सिंह नहीं आएगा, यहां तो डोडा बेटा चोटी आएगी। दोस्तों यहां पर डोडा बेटा चोटी है और ये डोडा बेटा चोटी से नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। क्लियर हुई? अब देखिएगा कि ये जो डोडा बेटा चोटी है, ये दोस्तों हमको यहां से प्रश्न के रूप में पूछेगा कि ये पूर्वी घाट है और इधर से हमारा ये पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का जो जंक्शन है दोस्तों, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का जंक्शन, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का जो जंक्शन है, वो जंक्शन मेरे प्यारे मित्रों कौन सी चोटी को कहेंगे? अरे डोडा बेटा चोटी को कहेंगे। ध्यान रखिएगा पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का जंक्शन है आपकी डोडा बेटा चोटी, जो नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद में ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो आपके सामने उट्टी नामक जो स्थान आ रहा है, ये जो उट्टी नामक जो स्थान है, ये दोस्तों यहां दक्षिण भारत में है, इसलिए इस उट्टी को कहा गया है दक्षिण भारत का हिल स्टेशन। दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन, दक्षिण भारत का हिल स्टेशन किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखना उट्टी को कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक पूछ ले दोस्तों कि दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक है वो किसे कहा जाता है, तो भी दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो भी आपका उट्टी ही आएगा। क्या आएगा? उट्टी ही आएगा। यानी दक्षिण भारत का हिल स्टेशन या दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक किसको किसको बोलेंगे? तो यहां से मित्रों याद रखना है कि दक्षिण भारत का हिल स्टेशन या दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक है वो किसको बोलेंगे? उट्टी को बोलेंगे। लेकिन मित्रों अगर हमसे ये बोले कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत, इस उत्तर भारत का हिल स्टेशन है वो किसको बोलते हैं,
तो मित्रों यहां पर आपको याद रखना है शिमला। क्या याद रखनी है? शिमला याद रखनी है। उत्तर भारत का स्वास्थ्य वर्धक शिमला है, उत्तर भारत का हिल स्टेशन शिमला है, और दक्षिण भारत का हिल स्टेशन या स्वास्थ्य वर्धक उट्टी है। लेकिन जब मध्य भारत में आएंगे दोस्तों, मध्य भारत का जो हिल स्टेशन है, यानी मध्य भारत का जो हिल स्टेशन है, मध्य भारत का जो स्वास्थ्य वर्धक है, वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना पंचमंडी। किसको याद रखोगे? पंचमंडी, जो एमपी में धूपगढ़ी चोटी के पास में है। दोस्तों धूपगढ़ी चोटी है जो मध्य भारत में आपके सामने मिलेगी। इस धूपगढ़ी चोटी के पास में ये पंचमंडी स्थित है एमपी में, और इसी को कहा जाता है मध्य भारत का स्वास्थ्य वर्धक या मध्य भारत का हिल स्टेशन। तो यहां से तीन देखिए स्वास्थ्य वर्धक, तीन हिल स्टेशन आ रहे हैं दोस्तों। उत्तर भारत का हिल स्टेशन, उत्तर भारत का स्वास्थ्य वर्धक शिमला है। मध्य भारत का हिल स्टेशन या मध्य भारत का स्वास्थ्य वर्धक क्या है? पंचमंडी है। और दक्षिण भारत का स्वास्थ्य वर्धक या दक्षिण भारत का हिल स्टेशन आपका उट्टी है। उसके बाद में दोस्तों आगे देखें तो यहां पर देखिए हमारे पास में ये अन्नामलई की पहाड़ी चल रही। इस अन्नामलई की पहाड़ी में भी यहां पर आपको एक चोटी मिलेगी, और उस चोटी का नाम होगा दोस्तों आपके सामने अन्नामुदई। अन्नामुदई, और इस अन्नामुदई को ही बोलेंगे अन्नागुड्डी। इसको अन्नागुड्डी चोटी बोल देंगे। अब देखिए दोस्तों जो अन्नामलई की पहाड़ी है, इस अन्नामलई की पहाड़ी में अन्नामुदई या अन्नागुड्डी चोटी है, जिसकी ऊंचाई हमें 2695 मीटर है वो देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी दोस्तों? 2695 मीटर। अब ये जो अन्नामुदई या जो अन्नागुड्डी चोटी है, ये आपकी इस अन्नामलई की पहाड़ी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपके सामने 2695 मीटर है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी तो है डोडा बेटा, और अन्नामलई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है मित्रों आपकी अन्नामुदई या अन्नागुड्डी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ रहे हैं भारत का प्रायद्वीपीय भाग। तो प्रायद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रायद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदई या अन्नागुड्डी। और प्रायद्वीपीय भाग की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपके सामने डोडा बेटा। फिर हम बात कर रहे हैं कि ये चोटियां हैं वो कौन सी दिशा में? तो ये दक्षिण दिशा में, भारत के दक्षिण में। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदई या अन्नागुड्डी चोटी, और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है मित्रों डोडा बेटा चोटी। क्लियर हुई इतनी बात? ये दोस्तों भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। क्या है? प्रायद्वीपीय भाग है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भाग। आप यहां से सारी की सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप इनको याद कर सकते हैं, साथ के साथ आप इनके नोट तैयार कर सकते हैं, साथ के साथ आप अपने रजिस्टर में इसके डायग्राम साथ के साथ बना सकते हैं। दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहां से हमारे पास में इसका स्क्रीनशॉट है वो आपने ले लिया। तो मैंने आपको देखिए यहां पर क्या क्या चीजें बताई थी, आपके सामने मैंने क्या क्या चीजें वो बताई थी कि भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं इनको चार भागों में बांटा गया। तटीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान और हिमालय का भाग। ये हमने पढ़ लिया और अभी हमने ये शुरू किया है प्रायद्वीपीय भाग। तो प्रायद्वीपीय भाग की मैंने स्थिति क्या क्या बताई कि प्रायद्वीपीय जो भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग है, ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है जो हमारे गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है
जिसकी आकृति दोस्तों त्रिभुज के समान है। उसके बाद में मैंने कहा कि ये प्रायद्वीपीय भाग है। इसकी अगर हम उत्तर से दक्षिण तक की बात करें तो उत्तर में ये अरावली से लेकर के अगस्तमलाई तमिलनाडु तक 1800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। जबकि पूर्व में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में, यहां से शुरू होकर के देखिए आपके सामने काठियावाड़ जो गुजरात है वहां तक ये फैला है। कितने किलोमीटर? 1400 किलोमीटर। फिर यहां से मैंने कहा कि ये पूरा जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला। इसकी जो औसत ऊंचाई है मित्रों, वो औसत ऊंचाई 600 से लेकर के 900 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है। इतनी बातें हमने यहां से पढ़ी थी। अब देखिए दोस्तों, आगे हमने पढ़ा कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर के उत्तरी भाग को दो भागों में अलग करता। एक हमारा होगा बंगाल की खाड़ी का भाग, तो दूसरा होगा मित्रों अरब सागर। और इस बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है पाक जल डमरू। क्या जोड़ता है? पाक जल डमरू। ध्यान रखिए, पाक जल डमरू। पाक सैनिक मारे गए धीरे धीरे, कारगिल विजय हुई धीरे धीरे। सुना होगा आपने। अब देखिएगा कि जब बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ रहा है तो वो पाक जल डमरू कहलाता है। और भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर के उत्तरी भाग को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विभाजित कर रहा है। तो ये प्रायद्वीपीय भाग 3 जलीय भागों से घिर रहा है। इधर बंगाल की खाड़ी से घिर रहा है, इधर अरब सागर से घिर रहा है, इधर हिंद महासागर से घिरा है। तो 3 जलीय भागों से घिरा है हमारा प्रायद्वीपीय भाग। उसके बाद में इस प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली जो अधिकांश नदियां हैं, जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी को दोस्तों छोड़ देना है और छोड़ करके बताना है कि प्रायद्वीपीय भाग से जो नदियां निकल करके आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टाई प्रदेशों का निर्माण करेगी। लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भाग से निकल करके ये डेल्टा का निर्माण नहीं करके ये तो ऐश्वरी जवाहर नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है। उसके बाद में हमने कहा कि यहाँ इस प्रायद्वीपीय भाग में जो महाराष्ट्र राज्य है वहां पर दक्कन रेत चट्टान पाई जाती है। उसके बाद में हमारे कर्नाटक राज्य में धारवाड़ करम की चट्टानें पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश में कौन सी चट्टान पाई जाती है? कुडप्पा। कौन सी चट्टान है? कुडप्पा चट्टान पाई जाती है। उसके बाद में मैंने कहा महाराष्ट्र में 2 दर्रे मिलेंगे, एक थालघाट दर्रा और एक आपको मिलेगा भोरघाट दर्रा। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि सैनकौड़ दर्रा और पालघाट दर्रा कहाँ है? केरल में है। इतनी बात होगी। एक दर्रा दोस्तों आपको यहां मिलेगा जिसका नाम होगा एलिफेंटा। क्या होगा? एलिफेंटा। इसका भी जिक्र कर देता हूं मैं अभी। इतनी चीज पढ़ी थी हमने। उसके बाद में हमने आगे देखा कि प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिण में हमें नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी, अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगी, इलायची की पहाड़ी यानी कार्डामम पहाड़ी मिलेगी। इन तीनों पहाड़ियों को हमने याद किया NAI, नाई, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची। तीनों पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम ऐसा का ऐसा रख दीजिए। फिर मैंने कहा कि नीलगिरी की पहाड़ी है वो तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है और अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी तो केतली में है यानी केरल और तमिलनाडु में है। उसके बाद में देखो कि इधर पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। इस नीलगिरी की पहाड़ी को कहा जाता है ब्लू माउंटेन। दोस्तों क्या कहा जाता है इसको? ब्लू माउंटेन। इसको ब्लू माउंटेन पहाड़ी कहा जाता है। उसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ी में 2 पर्यटन स्थल हैं, एक कुडई कीनाल है, एक सर उट्टी है।
एक कुड़ई की नाल एक उट्टी, उट्टी के पास में एक चोटी है जिसका नाम डोडा बेटा है। डोडा बेटा की ऊंचाई 26-37 मीटर है। इतनी बात पड़ी। फिर मैंने कहा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन तो डोडा बेटा है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का जंक्शन ही डोडा बेटा है। फिर मैंने कहा कि जो उट्टी है, जो हमारी उट्टी है, वो तो दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक या हिल स्टेशन कहलाती है। उत्तर भारत का स्वास्थ्यवर्धक शिमला है। मध्य भारत का स्वास्थ्यवर्धक पंचमंडी है। हिल स्टेशन बोल दो चाहे स्वास्थ्यवर्धक बोल दो। फिर यहाँ पर अन्नामलई की पहाड़ी में हमारे को चोटी मिलेगी अन्नामुदई, अन्नागुड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 है। डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। अब देखो कि अन्नामुदई या अन्नागुड़ी चोटी है, वो तो अन्नामलई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। अब इन दोनों चोटियों की तुलना करो कि हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भाग, तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नागुड्डी है और दूसरी सर्वोच्च चोटी तो डोडा बेटा है। ये बात दिमाग में रखनी है। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। अब देखो आगे दोस्तों, यहां पर मैंने अभी एक दर्रा बताया था, एलिफेंटा दर्रा। तो इस एलिफेंटा दर्रे के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर देता हूं। देखिएगा, ये हमारे सामने भारत है। ये क्या है मित्रों? भारत है। और इस भारत में आपके सामने देखिए कुछ भाग यहां से निकला हुआ मिलेगा, ठीक है। और इस वाले भाग को बोला जाता है रामेश्वरम। रामेश्वरम। और इस रामेश्वरम के पास में यहां पर एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम एलिफेंटा है। एलिफेंटा है। और एलिफेंटा दर्रे के पास में यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप है। अब देखो कि यहां पर हमारे पास में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीलंका या सिंहल द्वीप। श्रीलंका या सिंहल द्वीप, ये सिंहल द्वीप है। अब देखो मित्रों कि जो रामेश्वर जो नामक स्थान है वो हमारे पास में भारत के दक्षिण में तमिलनाडु में, लेकिन यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। ये दोस्तों एलिफेंटा दर्रा क्या करता है? ये जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ता है। मुख्य भूमि से जोड़ता है। ध्यान रखना दोस्तों, जोड़ता है। यानी एलिफेंटा दर्रा है, ये एलिफेंटा दर्रा जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ता है। इतनी बात याद रह जाएगी। और यहां पर आप देखोगे दोस्तों, यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर ये भारत और श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में यहां पर मैंने कहा कि आपके सामने एक जल डमरू है जो पाक जल डमरू कहलाता है, जो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यहाँ पर आपके सामने एक जल संधि बनती है, एक जल संधि जिसका नाम है पाक जल संधि। दोस्तों कौन सी जल संधि बनती है? पाक जल संधि। तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि। और यहीं पर दोस्तों आपको एक खाड़ी मिलेगी और उस खाड़ी का नाम होगा मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है भाई? मन्नार की खाड़ी है। ये मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। और इसी भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों एक द्वीप है, एक द्वीप है जिसका नाम है कच्चा तीबू। कच्चा तीबू द्वीप। और ये कच्चा तीबू द्वीप दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है। ये कच्चा तीबू द्वीप को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में इस पर अधिकार कौन से देश का है? श्रीलंका का है। किसका है? श्रीलंका का है। तो यहाँ पर एलिफेंटा दर्रा से संबंधित हमने कई बातें पढ़ ली।
पढ़ने का मजा ही कुछ अलग आता है दोस्तों। बहुत सी चीजें आपको यहाँ से पढ़ने के लिए मिलेगी, बहुत सी चीजें। यानी एक बार अगर किसी चीज को आपने पढ़ लिया तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो सलेक्शन चाहिए, और सलेक्शन कैसे होता है? जब किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, जब किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। अगर वो कंसेप्ट क्लियर होगी तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आपका जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न का आंसर आपके सामने तुरंत आएगा। क्या आएगा? तुरंत आएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, इतनी बातें दोस्तों हमने की। अब आगे जब हम बात करेंगे तो तीसरा जो भौतिक प्रदेश चलेगा वो चलेगा हमारा उत्तर का विशाल मैदान। क्या चलेगा दोस्तों? उत्तर का विशाल मैदान। तो देखिएगा, ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, इस मैदान की क्या विशेषता है? देखिएगा, यहां पर चल रहा है भारत। ये आ गया भारत। देखो भारत। अब इस भारत में हमने यहां से पढ़ा, यहां से पढ़ा दोस्तों हमने अभी प्रायद्वीपीय भाग को। अब इस प्रायद्वीपीय भाग से इधर आ जाओ और इधर चलोगे तो यहां पर हमें हिमालय पर्वत श्रेणी मिल जाएगी, और ये मिलेगा आपको उत्तर का विशाल मैदान। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा। यानी ये वाला जो भाग है अभी आपके सामने, ये वाला भाग, ये उत्तर का विशाल मैदान है। देखो प्यारे दोस्तों कि उत्तर का विशाल जो मैदान है, इनकी क्या खास बात है। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। देखिए दोस्तों, जब आप इस उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ोगे तो इनकी क्या खास बातें रहेगी। देखो, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये भारत का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। भारत का दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, उपजाऊ भौतिक प्रदेश। और इस उपजाऊ भौतिक प्रदेश को जब आप पढ़ोगे तो इस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक कृषि होती है, सर्वाधिक कृषि होती है। सर्वाधिक कृषि के साथ साथ यहाँ पर सर्वाधिक उद्योगों का निर्माण होता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलिए। ये भारत का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक कृषि, उद्योग और विद्युत का उत्पादन होता है। अब देखिए दोस्तों कि जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये मैदान आपके सामने देखिए कैसे बनता है। तो उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो निर्माण देखिए नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। नदियों की बात करेंगे तो नदियों में हमें मिलेगी सिंधु नदी, सिंधु के बाद में मिलेगी हमें गंगा नदी, गंगा के बाद में हमें मिलेगी यमुना नदी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, और साथ में सिंधु की सहायक मिलेगी सतलज। देखिएगा, यानी जब हम इस उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण है वो सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस उत्तर के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता। किसको? उत्तर के विशाल मैदान को।
इसके बाद में देखिए जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस मैदान को कहा जाता है हिमालय का उपहार। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिमालय का उपहार, यानी इसको हिमालय का उपहार कहा जाता है। ये हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो याद रखना दोस्तों, हिमालय फ्रंट लाइन के द्वारा। यानी उत्तर का जो विशाल मैदान, ये उत्तर का विशाल मैदान दोस्तों हिमालय फ्रंट लाइन के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। यानी इधर आपका हिमालय का भाग है और इधर उत्तर का विशाल मैदान है, तो यहाँ पर ये हिमालय फ्रंट लाइन के द्वारा उत्तर का विशाल मैदान है वो हिमालय से अलग हो जाता है, इसलिए ये हिमालय का उपहार कहलाता है। उत्तर का विशाल मैदान दोस्तों क्या कहलाता है? हिमालय का उपहार कहलाता है। उसके बाद में देखिएगा कि जो आपका उत्तर का विशाल मैदान है, इस मैदान की जो आकृति है वो आकृति कैसी है? तो याद रखना दोस्तों, धनुषाकार है। यानी उत्तर के विशाल मैदान की जो आकृति है वो कैसी है? धनुष के समान है। अब इससे उत्तर के विशाल मैदान की देखिए दोस्तों, जब हम लंबाई की बात करें, क्या करें? लंबाई की, तो लंबाई यहां पर आपके सामने सिंधु नदी से शुरू करें। अगर हम सिंधु नदी से शुरू करें और सिंधु से लेकर के गंगा नदी तक चले जाएं, तो यहां तक इनकी लंबाई है वो आपको मिलेगी 3200 किलोमीटर। कितनी मिलेगी? 3200 किलोमीटर। अगर हम इसकी लंबाई हम सतलज नदी से शुरू करें, सतलज नदी से हम गंगा नदी तक लंबाई करें, तो वो लंबाई हो जाएगी आपके सामने दोस्तों 2400 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2400 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसकी अगर हम चौड़ाई देखें तो वो चौड़ाई आपके सामने कितनी मिलेगी? तो लगभग 150 से लेकर के हमारे पास में 200 किलोमीटर, सॉरी 300 किलोमीटर चौड़ाई आपको 150 से लेकर के 300 किलोमीटर मिलेगी। और जब आप इनकी औसत ऊंचाई देखोगे तो औसत ऊंचाई लगभग दोस्तों हमें कितनी मिलेगी? 200 मीटर मिलेगी। उत्तर के विशाल मैदान की जो औसत ऊंचाई है वो तो मित्रों 200 मीटर के समथिंग है, और इसकी चौड़ाई है वो लगभग 150 से 300 किलोमीटर है। और लंबाई अगर सिंधु से गंगा तक भी देखें तो सिंधु से लेकर गंगा तक तो लंबाई है इसकी 3200 किलोमीटर, और सतलज नदी से लेकर के गंगा नदी तक है इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर। और ये दोस्तों उत्तर का विशाल मैदान है, ये आपका लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है आपका ये उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। इतनी बात क्लियर हुई? अगर दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई तो यहां से पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए आप इनका, उसके बाद में हम इनकी आगे की चर्चा है वो और कर ले। दोस्तों आगे यहाँ से चर्चा और करने वाले हम बहुत सी चीजों को पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी। एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, एक एक टॉपिक क्लियर होगा। लेकिन वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते जाइए। दोस्तों शेयर करिए वीडियो को। चलिए आगे। अब देखो दोस्तों कि जब हम इस उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ते हैं तो इस उत्तर के विशाल मैदान को, इस उत्तर के विशाल मैदान को देखिए कितने भागों में बांटा गया है। यानी हमारे पास चल रहा था उत्तर का विशाल मैदान। अब इस उत्तर के विशाल मैदान को जब आप पढ़ोगे दोस्तों, जब आप उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ेंगे तो दोस्तों इस उत्तर के विशाल मैदान को बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में बांट दिया इसको दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया। अब इनके 4 भाग देखिए कौन कौन से आते हैं। दोस्तों 4 भाग देखिए आपके सामने कौन कौन से आते हैं।
सबसे पहला जो भाग है दोस्तों वो भाग है हमारा सिंधु का मैदान। सबसे पहला भाग है हमारा सिंधु का मैदान। और सिंधु के मैदान के बाद में दूसरा जो भाग है वो भाग है आपके सामने सिंधु के बाद में दूसरा भाग हमारे सामने गंगा का मैदान। और उसके बाद में तीसरा जो भाग है वो भाग मिलेगा दोस्तों हमें ब्रह्मपुत्र का मैदान। और चौथा जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों हमें राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान यानी उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांट दिया दोस्तों। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और राजस्थान का मैदान। अब देखो जब हम सिंधु के मैदान को पढ़ते हैं, सिंधु के मैदान को पढ़ते हैं दोस्तों, तो सिंधु के मैदान को बांटा गया है 5 दोआबों में। सिंधु के मैदान को कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? 5 दोआबों में बांटा गया। दोस्तों ये दोआब क्षेत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा कि दो नदियों के मध्य का मैदानी क्षेत्र, 2 नदियों के मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है दोआब क्षेत्र। तो यानी सिंधु के मैदान को 5 दोआबों में बांटा गया है। तो वो 5 दोआब आपके सामने देखो कौन कौन से। तो मित्रों सबसे पहला दोआब है आपके सामने देखो बिष्ट दोआब। सबसे पहला दोआब है मित्रों आपके सामने बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब के बाद में दूसरा दोआब है मित्रों आपके सामने बारी दोआब। दूसरा है बारी दोआब। उसके बाद में दोस्तों तीसरा जो दोआब है वो दोआब है आपके सामने रचना दोआब। रचना दोआब। और रचना दोआब के बाद में चौथा जो दोआब है वो दोआब है दोस्तों चाज दोआब। और उसके बाद में जो 5वां दोआब है वो है मित्रों हमारा सिंध सागर दोआब। ये 5 दोआब आ गए मित्रों। यानी सिंधु का मैदान, पहले देखिए उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान को दोस्तों, उत्तर के विशाल मैदान को यहां से उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया। उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके बाद में राजस्थान का मैदान। फिर मैंने कहा कि जो सिंधु का मैदान है दोस्तों, जो सिंधु का मैदान है, सिंधु के मैदान को कितने दोआबों में बांट दिया? यहां से 5 दोआबों में बांट दिया। कितने दोआबों में बांट दिया? 5 दोआबों में बांट दिया। अब 5 दोआब देखिए कौन कौन से? बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब, सिंध सागर दोआब। तो दोस्तों यहां से देखिए सिंध सागर, चाज दोआब, रचना, बारी, बिष्ट। सर ये रचना, बारी, चाज, सिंध सागर दोआब याद कैसे होंगे? तो याद करने के लिए आपको यहां से मिलेगा गुरु मंत्र। क्या मिलेगा? गुरु मंत्र। ये गुरु मंत्र मिलेगा आपको यहाँ पर ट्रिक्स के रूप में, या फिर मिलेगा आपको यहाँ पर सूत्र के रूप में। देखिए गुरु मंत्र जो ट्रिक्स है, जो आपका सूत्र है, वो सूत्र आपको 5 दोआब याद करवाएगा दोस्तों। कैसे याद करवाएगा देखिएगा। यहां से आपको सूत्र याद रखना है, बीड़ी बीड़ी बार चासी, बीड़ी बार चासी, चास लो जी, बीड़ी बार चासी। देखो बीड़ी बार चासी। तो यहां से बीड़ी से करो बिष्ट दोआब, बार से करो बारी दोआब, रचा से करो रचना दोआब, ता से करो चाज दोआब और सी से करो सिंध सागर दोआब। बीड़ी बार चासी, बीड़ी बार चासी।
बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाच दोआब, सिंध सागर दोआब। पांचों के पांचों दोआब याद होगी दोस्तों। पांच के पांच दोआब याद हो जाएंगे बीड़ी बार चाची से, याद हो जाएंगी बीड़ी बार चाची से। बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना, चाच, सिंध सागर। अब देखो यहां से इस सूत्र के माध्यम से आपने ये तो याद कर लिया, लेकिन मैंने कहा कि दो नदियों के मध्य का, दो नदियों के मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाता। क्या कहलाता है? दोआब क्षेत्र। तो यहां पर देखिए बात चल रही है कौन सी नदी की? सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां, सिंधु और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां। ये 5 सहायक नदियों का नाम आप याद रखिएगा। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ऐसे नदियों को क्रम से आपको याद रखना होगा। और अगर ये नदियों का क्रम याद होगा तो ये दोआब क्षेत्र अपने आप याद हो जाएंगे। दोस्तों कैसे याद होगा देखिएगा। सबसे पहले लिखा बिष्ट दोआब, तो बिष्ट दोआब में आपको करना सबसे पहले व्यास नदी, और व्यास नदी के बाद में आपको यहां से याद रखनी है सतलज नदी। देखिए व्यास नदी और व्यास नदी के बाद में सतलज नदी, दो नदियां याद रखी, यानी व्यास नदी और सतलज नदी। व्यास और सतलज नदी के मध्य का दोआब क्षेत्र है दोस्तों बिष्ट दोआब। उसके बाद में देखो बारी दोआब कौन सा दोआब होगा? तो यहां पर हमें याद रखना है व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। और व्यास नदी के साथ में याद रखनी है रावी नदी, व्यास नदी और रावी नदी। उसके बाद में लिखा रचना दोआब। रचना दोआब में हमारे सामने नदी होगी रावी नदी, और रावी नदी के साथ में नदी होगी चिनाब नदी, चिनाब नदी। उसके बाद में लिखा चाच दोआब। तो चाच दोआब कौन सी दो नदियों के मध्य होगा? तो यहां से याद रखना चिनाब नदी, चिनाब नदी। और चिनाब नदी के साथ में याद रखनी है झेलम नदी, झेलम नदी। उसके बाद में सिंध सागर दोआब में आपको याद रखना दोस्तों चिनाब नदी, साथ में झेलम नदी। और उसके बाद में आपको याद रखना है सिंधु नदी। देखिएगा यहां पर आपके सामने बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाच दोआब, सिंध सागर दोआब। तो यानी जो बिष्ट दोआब है वो बिष्ट दोआब तो दोस्तों आपके सामने देखिए कौन सी दो नदियों के मध्य का क्षेत्र कहलाएगा? तो यानी बिष्ट दोआब है ये आपके सामने देखिए व्यास नदी और सतलज नदी के मध्य का दोआब क्षेत्र है। फिर बारी दोआब है आपके सामने व्यास नदी और रावी नदी के मध्य का दोआब क्षेत्र है। और रचना दोआब है ये आपका रावी नदी और चिनाब नदी के मध्य का दोआब क्षेत्र है। फिर चाच दोआब है ये आपका चिनाब नदी और झेलम नदी के मध्य का दोआब क्षेत्र है। फिर सिंध सागर दोआब चिनाब झेलम साथ में और सिंधु नदी के मध्य का दोआब क्षेत्र है। या तो दोस्तों आप इनको ऐसे याद कर लीजिए या पूरी लाइफ टाइम आपको याद करना है। पूरी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम का मतलब कि थाने सुतता ने पूछ ले, चाहे जागता ने पूछ ले, चाहे चालता ने पूछ ले, चाहे फिरता ने पूछ ले, चाहे बात करता ने पूछ ले, प्रश्न का आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रश्न का आंसर आना चाहिए। तो देखो प्रश्न को आंसर जद ही आवे लो, प्रश्न को आंसर जद ही आवे लो जद हमारी कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो याद को ना रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेगा जी, बिल्कुल याद नहीं रहेगा जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपने ध्यान से उस बात को नहीं पढ़ा है, ध्यान से नहीं देखा। एक बार इसको गौर से देख लो, एक बार इसको आप गौर से देख लो, एक बार आप इसको ध्यान से देख लो। और ध्यान से देखने पर आपको क्या क्या पता चलने वाला है। जैसे आप यहां से ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, एक बार देखोगे, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। बार बार देखने से दिमाग खराब होता है। एक ही बार देख लीजिए दोस्तों, एक बार देखोगा संतुष्टि कर लियो आत्मा में कि हाँ आ चीज हमने पढ़ ली, आ चीज माने कभी भी कोई भी एग्जाम के लिए पूछ ले तो हम इसको आपस से आंसर इसका आसानी से बता सकते हैं।
तो देखो कैसे आपको ध्यान से देखना। तो पहले देखो बिस्ट लिखा है, क्या लिखा है? बिस्ट लिखा है। बिस्ट में देखो पहले लिखा है बै, बै से कर दो व्यास, बै से कर दो व्यास, और यहां पर लिखा है सट, और सट ने बदल दो क्या में? सत में, और सट ने कर दो सत, और सत से कर दो सतलज। फिर देखो यहां पर लिखा है बारी, बारी में गौर से देखो बारी लिखेड़ो है, और बारी में पहली है बै, और बै से कर दो व्यास, और री से लिख दो रावी, और री से कर दो रावी। फिर देखो रचना, रचना, ये लड़कियां बहुत देखती है इस रचना को। ये सपने सुहाने जो लड़कपन के, एक नाटक चलता है, एक नाटक चलता है सपने सुहाने लड़कपन के, उसमें नाम आता है रचना का। इस रचना को गौर से देखो भाई, गौर से देखो। रै से करो रावी नदी, और चन्ना लिखा है चना, चना से करो चिन्ना, और चिन्ना का लगा दो बै, और चिन्ना का लगा दोगा बै, तो नदी बन जाएगी चिनाब। फिर देखो चाच, चाच, चाच में पहले लिखा है चा, चा से कर दो चाची, चाची से करते ही हो जाएगी चिनाब, चिनाब करते ही लिखा है जय, जय से कर दो जेलम, अरे जय से कर दो जेलम। फिर लिखा सिंध सागर दोआब, तो सिंध सागर दोआब में देखो, सिंध सागर में सिंध लिखा, सिंध से कर दो सिंधु नदी, और यहाँ पर चाची जो चाच दोआब है चिनाब और झेलम का, उसको साथ में रख लो। यहाँ पर चिनाब और झेलम को साथ रखिएगा, और यहां से ये दोआब क्षेत्र याद कर लीजिए। अब आपके याद हो जाएगा। अब तो थाने कोई सपना में पूछ ले, चालता ने पूछ ले, फिरता ने पूछ ले, तो आंसर आराम बता दोगे। बताओगा ने? बताओ, कमेंट में लिख के बताओ कि याद रहेगा आपको नहीं रहे। कमेंट में लिख के बताना है दोस्तों, कमेंट में लिख के बताना कि इस तरीके से अगर आपको याद करवा दिया जाए तो क्या आप अपनी जिंदगी में भूल सकते हो? क्या नहीं भूल पाओगे। आप अपने बीवी बच्चों को भी यहां से इसी तरीके से याद करवा दोगे। अरे नहीं करवाओगे क्या? करवा दोगे। इस तरीके से याद करना है। फिर देखिएगा यहां पर है गंगा का मैदान। तो गंगा नदी का जो मैदान है दोस्तों, गंगा नदी का मैदान यहां से शुरू होगा। यानी गंगा जो नदी है, ये गंगा नदी हमारी कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में दो जलधारा के रूप में निकलती है। दो जलधारा के रूप में, एक जलधारा अलकनंदा, दूसरी है भागीरथी। दोनों देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलकर के उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में आकर दो जलधारा में टूटेगी। एक नदी बन जाएगी हुगली, दूसरी चली जाएगी बांग्लादेश में पद्मा। क्या चली जाएगी? पद्मा नदी चली जाएगी। तो ये आपके सामने गंगा का मैदान है। अरे कौन सा मैदान है भाई? गंगा का मैदान है। यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर गंगा नदी बहती है। तो यानी इस गंगा के मैदान को, इस गंगा के मैदान को देखिए यहाँ पर उत्तरी वाले भाग में, इसको पूर्व में और पश्चिम में दो भागों में बांट दिया। यानी इधर तो गंगा नदी का जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग का ये तो पूर्वी भाग है, और पूर्वी भाग को तो बांट दिया दोस्तों अवध का मैदान। कौन सा मैदान? अवध का मैदान, अवध का मैदान। और इधर आपके सामने जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग को बांट दिया रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड। ये बांट दिया गया गंगा के मैदान को। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां पर है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो मैदान, यानी यहां पर आपके सामने ये तिब्बत का पठार है, यहां पर मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील से सांगपो नदी निकलती है, और ये सांगपो नदी यहां से निकलने के बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही प्रवेश करेगी नदी हो जाएगी सांगपो से दियांग नदी। ये दियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद में आ जाएगी आसाम में। आसाम में प्रवेश करते ही नदी बन जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी बन जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी फिर यहाँ पर भारत को छोड़ करके आ जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र से हो जाता है जमुना नदी।
ये जमुना और पद्मा नदी मिलकर के नदी बन जाती है मेघना नदी, और ये मेघना नदी अंत में गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यानी यहां पर आपके सामने ये आसाम का भाग है, यानी ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो आपके सामने देखिए आसाम में ज्यादा आ रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप से होकर के गुजरती है। कहां से गुजरती है? माजुली द्वीप से होकर के गुजरती है। और ये जो माजुली द्वीप है, ये द्वीप आपके सामने विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है? माजुली द्वीप है। और ये आपका है कहा? तो याद रखें आसाम में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से प्रवेश करती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी के पास में ही आपको एक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई हाथी जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है और एक सींग का गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सींग का गेंडा, एशियाई हाथी और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये आसाम में इसी ब्रह्मपुत्र नदी के पास में, तो यहाँ से ये भी मैदान आप ध्यान रखिएगा। फिर राजस्थान का मैदान, तो राजस्थान का भाग देखिए दोस्तों यहां पर है। ये देखिए दोस्तों हमारे पास में ऐसे करके ये राजस्थान का भाग है। तो राजस्थान का मैदान है, उसकी चर्चा हम राजस्थान ज्योग्राफी में करेंगे। दोस्तों, राजस्थान का जो मैदान है उसका विस्तार हम देखिए राजस्थान ज्योग्राफी में करने वाले, क्योंकि यहां पर हमारे पास में अरावली पर्वत श्रेणी आ जाएगी, और यहाँ पर हमारा पठारी भाग आ जाएगा, और यहाँ पर ये पूर्वी मैदानी भाग है। ये दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग। और इस पूर्वी मैदानी भाग की जो उच्च भूभाग है वो उच्च भूभाग टीलेनुमा है, और टीलेनुमा होने के कारण उसको बोल दिया जाता है पिडमांड का मैदान। और पिडमांड के मैदान का जो विस्तार है वो दोस्तों विश्व में आता है यूएसए में। इतनी बातें तो आपको उत्तर के विशाल मैदान से याद करनी है। दोस्तों बताइए इतनी चीजें याद हुई या नहीं? अरे बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ऐसे नहीं बोल पाते हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अरे कमेंट तो लिखना आता होगा, इंग्लिश में लिख के भेज देना, चाहे हिंदी में लिख के भेज देना। बताना जरूर है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए दोस्तों आगे चलेंगे तो यहाँ पर इस उत्तर के विशाल मैदान में कुछ स्थलाकृति बनती है। क्या बनती है दोस्तों? कुछ स्थलाकृति बनती है, और वो स्थलाकृति देखो कौन कौन सी आती है, तो इनका जिक्र हम करें। अभी देखो यहां पर चलोगे दोस्तों तो उत्तर के विशाल मैदान में कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, तो देखना, हर एक एक पॉइंट को समझना। उत्तर का विशाल मैदान, देखिए दोस्तों उत्तर की विशाल मैदान की जब बात करेंगे तो यहां पर हमें एक स्थलाकृति मिलेगी खादर के रूप में। क्या मिलेगी दोस्तों? खादर के रूप में एक स्थलाकृति हमें मिलेगी यहां पर खादर के अलावा बांगड़ के रूप में, ये हमें मिलेगी बांगड़ के रूप में। तीसरी स्थलाकृति मिलेगी हमें भाबर के रूप में, और उसके बाद में एक स्थलाकृति मिलेगी हमें तराई के रूप में। देखिएगा कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उस मैदान में 4 प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलेगी, एक खादर, एक बांगड़, एक भाबर और एक तराई। देखिएगा कि जब हम खादर की बात करें दोस्तों, जब खादर की बात करें तो खादर की क्या विशेषता रही, देखना। मान लेते हैं कि जब कोई नदी अपने उद्गम स्थल से निकलेगी, भाई नदी अपना जल है वो निकालेगी। जब मान लीजिए यहां से कोई नदी निकल रही है, जब यहां से नदी निकल रही है तो वो नदी क्या करेगी? वो नदी क्या करेगी? अपने साथ, यानी कोई भी नदी निकल रही है,
जो पर्वतीय क्षेत्र से निकलने के बाद में जब कोई नदी अपने साथ अगर वो नवीनतम जलोढ़ मृदा को नवीनतम जलोढ़ मृदा को बहाकर ले जाती है। यानी जब कोई नदी यहां से चलेगी तो चलने के बाद में ये नदी क्या करेगी, अपने साथ मृदा को बहाकर के ले जाएगी दोस्तों, मृदा को, और वो भी कौन सी, नवीनतम जलोढ़ मृदा को बहाकर ले जाएगी। जब वो नवीनतम जलोढ़ मृदा को अपने साथ बहाकर के ले जा रही तो वो मृदा यहाँ पर एक जगह पर आकर के इकट्ठी हो जाएगी, एक जगह पर आकर के एकत्रित हो जाएगी। तो उस वाली स्थलाकृति को क्या बोल देंगे दोस्तों, खादर बोल देंगे। इस खादर को दोस्तों पंजाब के मैदानों में कहा जाता है बेट। क्या कहा जाता है दोस्तों, बेट कहा जाता है। यानी खादर को पंजाब के मैदानों में क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खादर को पंजाब के मैदानों में बेट कहा जाता है। उसके बाद में मान लीजिए जब कोई नदी अपने उद्गम स्थल से निकल रही है और दोस्तों निकलने के बाद में अगर वो नवीनतम जलोढ़ मृदा की जगह अगर वो प्राचीनतम जलोढ़ मृदा को बहा करके ले जा रही है, प्राचीनतम जलोढ़ मृदा, प्राचीनतम जलोढ़ मृदा को अपने साथ जब वो बहा करके ले जा रही तो वो प्राचीनतम जलोढ़ मृदा भी देखिए मिट्टी के नदी के साथ बह करके वो मिट्टी भी आपके सामने देखो एक जगह पर आकर के एकत्रित हो जाएगी, ऐसे एकत्रित हो जाएगी। तो उस वाली स्थलाकृति को मित्रों क्या बोल देंगे, बांगड़ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बांगड़ बोल देंगे। उसके बाद भी देखिएगा कि जब कोई नदी अपने उद्गम स्थल से निकलेगी और निकलने के बाद में जब वो मिट्टी के साथ साथ यदि कंकड़ पत्थर भी बहा करके ले जाती है और वो कंकड़ पत्थर भी एक जगह पर आकर के इकट्ठे हो जाते, एकत्रित हो जाते, तो उस वाली स्थलाकृति को मित्रों क्या कहेंगे, बाबर कहेंगे। क्या कहेंगे, बाबर कहेंगे। लेकिन आपके सामने जो बांगड़ है, इस बांगड़ को तो दोस्तों पंजाब के मैदानों में कहा जाता है दाया। यानी बांगड़ को तो पंजाब के मैदानों में क्या बोला जाता है, धाया बोला जाता है। और इस बाबर को कहा जाता है दोस्तों शिवालिक का जलोढ़ पंख। शिवालिक का जलोढ़ पंख है, पंख होते तो उड़े आती रे, शिवालिक का जलोढ़ पंख है। देखो शिवालिक का जलोढ़ पंख, यानी बाबर को कहा जाता है शिवालिक का जलोढ़ पंख। यानी बाबर जब नदी निकलेगी अपने साथ मिट्टी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी बहाकर ले जाते और वो उसके समानांतर होकर के इकट्ठे हो जाते, एकत्रित हो जाते, उसको बोल देते हैं भाबर। उसके बाद में मेरे प्यारे मित्रों की तराई किसको बोलते हैं, तराई किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपके सामने ऐसे पर्वतीय भाग है, कोई भी आपके सामने पर्वतीय भाग है और पर्वतीय भाग से जब कोई नदी निकलेगी, पर्वतीय भाग से जब कोई नदी निकलेगी तो वो नदी जब यहां से निकलेगी पर्वतीय भाग से, तो पर्वतीय भाग से नदी निकलने के बाद में देखो वो मैदानी भागों में आ जाएगी। पर्वतीय भाग से देखो जब नदी निकलेगी और नदी निकलने के बाद में कहा जाएगी, तो याद रखिएगा मित्रों मैदानी भागों में आ जाएगी। यानी ये तो आपके सामने पर्वतीय भाग है, ये लो जी पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग से नदी निकली, क्या निकली, पर्वतीय भाग से नदी निकली और निकलने के बाद में ये यहां से देखिए कहां आ जाएगी, मैदानी भागों में आ जाएगी, मैदानी भागों में। और जैसे मैदानी भागों में आएगी तो इस मैदानी भाग को वो कैसा कर देगी, दलदला सा कर देगी। उस दलदले भाग को क्या कहा जाएगा, तराई कहा जाएगा।
और इसी तराई को कहा जाता है दोस्तों मच्छर पट्टी। कौन सी पट्टी? मच्छर पट्टी कहा जाता है। यानी तराई क्षेत्र को कहा जाता है मच्छर पट्टी और भाबर को कहा जाता शिवालिक का जलोढ़ पंख और बाबर को बांगड़ को कहा जाता पंजाब के मैदानों में दाया। ठीक है, क्या कहा जाता है? पंजाब के मैदानों में धाया कहा जाता है। और खादर को पंजाब के मैदानों में क्या कहा जाता मित्रों? बैट कहा जाता। इतनी बातें दोस्तों आपको याद करनी है। इतनी सारी बातें आपको उत्तर के विशाल मैदान में याद करनी है। कर लोगे ना? अरे बोलिए आप, जब तक आपका जवाब नहीं आएगा, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा मेरे को कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप जब कमेंट करके बताओगे जी सर हाँ समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, तब मेरे को पता चलेगा ये चीज समझ में आ रही है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे उत्तर के विशाल मैदान के बाद हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का पार्ट। दोस्तों हिमालय का जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि इनकी स्थिति कैसी है, कहां कहां ये फैला है, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, कौन कौन सी चोटियां आती है, कौन कौन से दर्रे आते हैं, कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं, तो सबकी चर्चा करेंगे। चलो देखो देखिएगा यहां पर आप हमारे सामने देखिए वापस भारत का मानचित्र आ चुका है और इस भारत के मानचित्र में हमने पढ़ा है हिमालय पर्वत श्रेणी को। देखिए जब यहां से आप शुरू करोगे तो यहां से आ जाओ, यहां से शुरू कर दो। ये शुरू कर दो यहां से। अब देखिए यहां से मैं आपको या तो बता के मैंने रख दिया है, अब इसकी पूरी स्थिति को समझाऊंगा मैं आपको। यानी ये जो हमारे सामने जो पार्ट है, ये पार्ट इधर आपका कौन सा है? हिमालय का है, हिमालय का। यानी इसको आप बोल सकते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। दोस्तों इसको बोल सकते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। अब इस हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें तो इस हिमालय पर्वत श्रेणी की देखिए खास बात क्या है। इस हिमालय पर्वत श्रेणी की खास बात क्या है? तो देखो ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी आपके सामने विश्व की एक नवीनतम पर्वत श्रेणी है। दोस्तों याद रखिएगा विश्व की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और इस नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करें तो कैसी है? ये एक मोड़दार पर्वत श्रेणी है। और ये जो मोड़दार पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी को बोलते हैं एक युवा पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं? एक युवा पर्वत श्रेणी। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी को बोलते हैं युवा पर्वत श्रेणी। अब इस हिमालय पर्वत श्रेणी को जब आप देखोगे तो इस हिमालय पर्वत श्रेणी में आपके सामने इसका पहले विस्तार देखिएगा। अगर इनका विस्तार देखोगे तो वो विस्तार हमें यहां से मिलेगा बलूचिस्तान से। कहां से मिलेगा? बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में। और यहां से शुरू होने के बाद में यहां पर आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी और इस पर्वत श्रेणी का नाम होगा
आराकानयोमा, आराकानयोमा पर्वत श्रेणी। और ये आराकानयोमा जो पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो याद रखना है म्यांमार में। आराकानयोमा पर्वत श्रेणी है म्यांमार, वहां तक ये हिमालय पर्वत श्रेणी आपके सामने फैली हुई है। लेकिन इस हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये आपके सामने लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दोस्तों, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। और अगर हम इसकी लंबाई देखें तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? तो याद रखना 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर, 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर। और इस हिमालय पर्वत श्रेणी की जो आपके सामने चौड़ाई है, पहले चौड़ाई रख देते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की जो चौड़ाई है दोस्तों, वो चौड़ाई है आपके सामने 250 से लेकर के 400 किलोमीटर। और उसके बाद में इस हिमालय पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों, जो औसत ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई आपके सामने कितनी रहेगी? तो याद रखना है 6000 मीटर। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी की जो लंबाई है वो आपके सामने बलूचिस्तान से देखिए अराकानयोमा पर्वत श्रेणी म्यांमार तक ये फैली है। तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई मित्रों आपके सामने देखो कितनी है? तो लंबाई तो है 2400 से 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई आपके सामने कितनी है? 250 से 400 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई है आपकी 6000 मीटर। और ये कितने लाख क्षेत्रफल में फैला है? तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और यहां से आपके सामने लगभग दोस्तों लगभग 22 देशांतर रेखा आएगी। उस 22 देशांतर रेखाओं में हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी है वो फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणी है वो फैली हुई है। अब ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये आपके सामने देखी जाए तो ये कौन कौन से देशों में फैली है? तो इधर हमारे पास भारत है, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर हमारा तिब्बत, यहां पर हमारा नेपाल, यहां पर हमारा भूटान, यहां पर हमारा म्यांमार। यानी भारत है, भारत के बाद में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद में आपका अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के बाद में तिब्बत यानी नेपाल, उसके बाद में आपका भूटान, भूटान के बाद में म्यांमार। यहां पर ये फैला है। लेकिन जब भारत की बात करें तो भारत में देखिए लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और उसके बाद में आसाम। यहां पर आपके सामने ये हिमालय पर्वत श्रेणी है वो फैली हुई है दोस्तों। यहां तक ये हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है। अब इस हिमालय पर्वत श्रेणी का जो निर्माण होता है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी का जो निर्माण होता है वो आपके सामने प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से पता चलता है। यानी एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिका, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। और इस सिद्धांत से देखिए क्या पता चलेगा, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत ये है किसका? तो पहले याद रखो दोस्तों, ये हैरी हेस का है। किसका है? हैरी हेस का। अब इस हैरी हेस ने ये सिद्धांत कब दिया? 1960 में दिया। इसने बताया कि एक तो आपके सामने भारतीय प्लेट थी, एक तो आपके सामने भारतीय प्लेट थी, और एक आपके सामने यूरेशियन प्लेट थी, एक यूरेशियन प्लेट थी। अब ये भारतीय प्लेट जैसे यूरेशियन प्लेट की तरफ ये खिसक जाती है, ये दोनों प्लेटें आपस में देखिए नजदीक आती है। ये दोनों प्लेटें जब देखिए क्या आती है? नजदीक आती है। तो यहां पर देखिए तैतीस सागर की जो अवसाद है, उस तैतीस सागर के अवसादों में वलन पड़ना शुरू हो जाता है। तैतीस जो सागर है, उस तैतीस सागर के जो अवसाद है, उन अवसादों में वलन पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे वलन पड़ना शुरू हुआ था
तो लगभग आपके सामने हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण है वो हो चुका था। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया था। यानी जैसे ही दोनों प्लेटें आपस में नजदीक आती है तो ऐसी स्थिति में तैतीस सागर के अवसाद में वलन पड़ना शुरू हो गया था और उसके बाद में हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण है वो शुरू हो गया था। हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण है वो शुरू हो गया था दोस्तों केन्योजोइक कल्प में। दोस्तों याद रखिएगा केन्योजोइक कल्प, केन्योजोइक कल्प में हिमालय की उत्पत्ति है वो हो चुकी थी। अब देखिएगा कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी जो आपके सामने है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी है जो आपके सामने है, इस हिमालय पर्वत श्रेणी को देखिए समांतर क्रम के आधार पर, समांतर क्रम के आधार पर या कह सकते हैं ऊंचाई के आधार पर, इनको समांतर क्रम या ऊंचाई के आधार पर 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में। और नदियों के उद्गम के आधार पर, नदियों के उद्गम के आधार पर इस हिमालय पर्वत श्रेणी को भी पुनः 4 भागों में बांट दिया। पुनः दोस्तों कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। ऐसे करके इस हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग आ जाएंगे कितने? 8 भाग आ जाएंगे। देखिए दोस्तों कितने भाग आ जाएंगे? 8 भाग आएंगे। अब वो 8 भाग देखो कौन कौन से आएंगे और कैसे कैसे आपके सामने आएंगे। देखो सबसे पहले आप इस हिमालय पर्वत श्रेणी को देखोगे तो इस हिमालय पर्वत श्रेणी को पहले तो देखिए यहां से बांटा गया, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये हिमालय पर्वत श्रेणी का पहला पार्ट। इस पहले पार्ट को नाम दिया गया है दोस्तों पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, पश्चिम हिमालय, कृष्णागिरी हिमालय। उसके बाद में इस हिमालय का दूसरा पार्ट यहां से शुरू हो जाता है दोस्तों, यहां से शुरू हो जाएगा और यहां से शुरू होता है वो पार्ट कहलाता है आपका महान हिमालय। इस महान हिमालय को कहा जाता है ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, वृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय। उसके बाद में इसके नीचे जो आपके सामने हिमालय चलेगा दोस्तों, इसके नीचे जो हिमालय चलेगा वो हिमालय आपके सामने आ जाएगा मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय आ जाएगा दोस्तों इसके नीचे? यहाँ पर मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय या हिमालय का धड़ कहेंगे। और सबसे नीचे जो हिमालय आ जाएगा वो आएगा दोस्तों शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय आएगा? शिवालिक हिमालय आएगा। और ये जो शिवालिक हिमालय है इसको दक्षिणी हिमालय, उप हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से पुकारा जाएगा। अब मैं दोस्तों आपके सामने इस हिमालय पर्वत श्रेणी की जो अलग अलग जो इनके पार्ट है, नदियों के आधार पर, समांतर क्रम के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, इनको अलग अलग भागों में बांट करके बताऊंगा, तब जाके समझ में आएगा कि वास्तव में इसमें है क्या। ठीक है ना? तो पहले आप इस बातों को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और साथ में इनको नोट कीजिएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों इनको। अरे नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नोट कर रहे हो ना? अरे नोट कर रहे हो ना? हाँ नोट करना है इनको। चलो इनको हम यहां से करते हैं रब। अब देखना दोस्तों कि जब हम इस हिमालय पर्वत श्रेणी को पढ़ते हैं तो इस हिमालय पर्वत श्रेणी को देखिए कितने भागों में बांटा गया। यानी यहां पर हमारे पास में चल रहा था ये हिमालय का पार्ट दोस्तों, यहां पर हमारे पास में चल रहा था हिमालय का भाग, हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। इस हिमालय पर्वत श्रेणी को जब हम पढ़े
तो देखिए इस हिमालय पर्वत श्रेणी को दोस्तों नदियों के आधार पर अलग भागों में बांटा गया है, नदियों के आधार पर अलग बांटा गया और समांतर क्रम के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर इनको अलग भागों में बांटा गया। देखिएगा सबसे पहले इसको दो भागों में बांटा गया है, हिमालय पर्वत श्रेणी को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है आपके सामने समांतर क्रम के आधार पर, या ऊंचाई के आधार पर, समांतर क्रम के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर। और दूसरा पार्ट है दोस्तों आपके सामने नदियों के उद्गम के आधार पर। नदियों के उद्गम के आधार पर। अब समांतर क्रम या ऊंचाई के आधार पर जब आप दोस्तों इनको पढ़ोगे, समांतर क्रम या ऊंचाई के आधार पर पढ़ोगे और साथ में जब नदियों के उद्गम के आधार पर आप पढ़ोगे, तो इस हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा यहां पर आप ये देखो कि समांतर क्रम के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर इस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, और इधर नदियों के उद्गम के आधार पर भी इस हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। अब पहले तो इनके 4 भाग देखिए दोस्तों, इनके 4 भाग देखिए, ये 4 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो भाग है आपके सामने है पार हिमालय का, ठीक है, और इसे पार हिमालय को ही कहा जाता है ट्रांस हिमालय। इसी ट्रांस हिमालय को कहा जाता है पश्चिमी हिमालय, और पश्चिमी हिमालय को ही कहा जाता है दोस्तों कृष्णागिरी हिमालय, कृष्णागिरी हिमालय, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है, ये पार्ट है दोस्तों आपके सामने महान हिमालय का। महान हिमालय को कहा जाता है दोस्तों व्रत हिमालय, व्रत हिमालय को ही कहा जाता है हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय। और हिमाद्री हिमालय को ही कहा जाता है दोस्तों ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय को ही कहा जाता है आंतरिक हिमालय। उसके बाद में देखिए तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट है आपके सामने लघु हिमालय, लघु हिमालय को कहा जाता है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमालय का धड़, हिमालय का धड़। ये धड़ है भाई, ध्यान रखना इसका, हिमालय का धड़। उसके बाद में चौथा जो भाग रहेगा वो रहेगा मित्रों आपके सामने शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को कहा जाता उप हिमालय, उप हिमालय को ही कहा जाएगा दोस्तों बाह्य हिमालय, और बाह्य हिमालय को ही कहा जाएगा आपके सामने दक्षिणी हिमालय। दक्षिणी हिमालय। ये ऐसे आपके सामने 4 भाग रहेंगे। और दोस्तों यहां पर जब आप देखोगे कि ये जो नदियों के उद्गम के आधार पर जो आपके सामने 4 भाग आ रहे हैं, वो 4 भाग कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले याद रखना है पंजाब कश्मीर हिमालय, दोस्तों पहला भाग है पंजाब कश्मीर हिमालय। और उसके बाद में आपके सामने दूसरा पार्ट है कुमायूं गढ़वाल हिमालय, कुमायूं गढ़वाल हिमालय। और उसके बाद में तीसरा हिमालय है हमारे पास में नेपाल हिमालय, और उसके बाद में चौथा है आपके सामने असम हिमालय। देखना कि जब हमें इस हिमालय पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे दोस्तों, तो इस हिमालय पर्वत श्रेणी को देखिए समांतर या ऊंचाई के आधार पर तो हमने कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। 4 भागों में पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी हिमालय, कृष्णागिरी हिमालय। दूसरा है महान हिमालय, व्रत हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय। फिर तीसरा है लघु मध्य हिमालय का धड़। चौथा है शिवालिक, दक्षिण हिमालय, उप हिमालय, बाह्य हिमालय। फिर नदियों के उद्गम के आधार पर हिमालय को बांट दिया 4 भागों में, पंजाब कश्मीर हिमालय, कुमायूं गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये तो पार्ट आपके सामने रहेंगे, आपको ध्यान रखना है अलग अलग। तो पहले दोस्तों आप इनका यहां से स्क्रीनशॉट ले, दोस्तों पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले,
फिर मैं आपको इनकी आगे की प्रक्रिया है वो और क्लियर कर देता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो दोस्तों कि जब आप यहां से एक एक हिमालय को पढ़ोगे तो इनकी सबसे पहले देखिए, मैंने कहा कि पहला जो हिमालय है वो आपके सामने कौन सा है? पार हिमालय। पार हिमालय। और इस पार हिमालय को देखिए क्या कहा जाता है? इस पार हिमालय को क्या कहा जाता है? पार हिमालय को, पार हिमालय को आप बोलोगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अलावा पश्चिमी हिमालय, और पश्चिमी हिमालय के अलावा आप बोल दोगे कृष्णागिरी हिमालय। कृष्णागिरी हिमालय। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट आपके सामने था वो पार्ट था महान हिमालय का। कौन सा था? महान हिमालय का। इस महान हिमालय को आप बोल सकते हैं ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय। ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय। उसके बाद में आप बोल सकते हैं इसको वृहत हिमालय। इसके अलावा बोल सकते हैं आप इसको हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट था वो था हमारा लघु हिमालय। उसके बाद में था हमारे पास में मध्य हिमालय, और उसके बाद में आएगा हमारे पास हिमालय का धड़। हिमालय का धड़। उसके बाद में देखो चौथा पार्ट, चौथा पार्ट है हमारे पास शिवालिक हिमालय का। इसको बोलते हैं हम उप हिमालय, बाह्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय। ये आपके सामने दोस्तों चार पार्ट हैं। अब यहां से देखिए कुछ कंसेप्ट मैं आपको यहीं पर क्लियर करवा देता हूं। यानी पहला पार्ट है पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी हिमालय, कृष्णागिरी हिमालय। दूसरा है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय, वृहत हिमालय, हिमाद्री हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमालय का धड़। और चौथा है आपका शिवालिक हिमालय, उप हिमालय, बाह्य हिमालय, दक्षिण हिमालय। देखो आपके सामने मान लो कि यहां पर ये पार हिमालय है और यहां पर महान हिमालय। देखिएगा एक एक पॉइंट को अभी समझिएगा, यहीं पर क्लियर करवा देता हूं, क्योंकि यहां ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस नाम याद करो पहले। देखिए यहां पर पार हिमालय और यहां पर महान हिमालय, ये दोनों हिमालय एक दूसरे से अलग होंगे। ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे। और अलग किसके द्वारा होंगे? तो यहां पर हमें याद रखना है इंडो सांगपो सत्सर जोन। यानी इंडो सांगपो सत्सर जोन के द्वारा पार हिमालय महान हिमालय से अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो कि जब आप यहां से देखोगे कि ये महान हिमालय है और ये हमारे पास में लघु हिमालय, ये लघु हिमालय है। अब यहां से देखो कि ये महान हिमालय, ये हमारा है लघु हिमालय। तो महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होगा, तो वो अलग किसके द्वारा होगा? तो देखिए मित्रों यहां पर ये दोनों हिमालय किसके द्वारा अलग होंगे? तो यहां पर आपको याद रखना है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है, या फिर आप यहां से कह सकते हैं महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश, तो महान सीमा भ्रंश के द्वारा भी महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है। फिर दोस्तों यहां पर आपका लघु हिमालय और यहां पर हमारे पास में ये शिवालिक हिमालय। अब ये लघु हिमालय इधर से शिवालिक हिमालय, तो ये भी आपके सामने क्या होगा? अलग होगा।
अब ये अलग किसके द्वारा होता है, तब यहां पर हमें याद रखना है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता। दोस्तों शिवालिक हिमालय से अलग हो रहा, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से। इतनी बात याद करनी है हमें। देखो यहां से क्या क्या बात दिमाग में रखनी है। एक तो याद रखो इंडो सांगपो सत्सर जोन, इंडो सांगपो सत्सर जोन, ये पार महान हिमालय अलग हो गया। फिर देखो यहां पर करो मेन सेंट्रल थ्रस्ट या महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश महान हिमालय लघु हिमालय से अलग। फिर यहाँ पर मेन बाउंड्री फॉल्ट, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट हो रही है लघु से शिवालिक हिमालय। अब यहां से हिमालय पर्वत श्रेणी की देखिए आपके सामने, इस हिमालय पर्वत श्रेणी की दोस्तों आपके सामने ये 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियां चल रही है। ये 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियां आपके सामने चल रही है। तो इन चारों पर्वत श्रेणियों में अगर हमसे ये कहें कि हिमालय तो एक नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है, जो एक युवा पर्वत श्रेणी है, जवान पर्वत श्रेणी है, तो यहां से सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी इन चारों में वो कौन सी है, सबसे नई कौन सी है। तो दोस्तों यहां पर जब आप महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय या वृहत हिमालय को पढ़ोगे, हिमाद्री हिमालय को पढ़ोगे, तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी हमारे हिमालय की ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और जो आपके सामने शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी की दोस्तों सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और ये आपके सामने सबसे हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये बात भी आप यहां से ध्यान रखिएगा। यानी 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियां हमने ली। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो तो हमारे सामने देखो वृहत हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय या महान हिमालय के। लेकिन सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक हिमालय, उप हिमालय, बाह्य हिमालय या दक्षिणी हिमालय की है। इतने पार्ट दोस्तों आपको पहले दिमाग में रखने। अब हम देखिए दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो आपका जो पार हिमालय है, जो आपका ये पार हिमालय दोस्तों ये वाला, इसको अलग पढ़ेंगे। महान हिमालय इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ये जो लघु हिमालय इसको हम अलग से पढ़ेंगे। शिवालिक हिमालय है इसको अलग पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको बता देता हूं कि जब हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उस क्लासेज में सिर्फ और सिर्फ हिमालय की इन चारों की चारों पर्वत श्रेणियों की चर्चा होगी। साथ में नदियों के उद्गम के आधार पर हिमालय के जो पार्ट होंगे उनकी चर्चा होगी। और उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट बातें होगी अपन की ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक होगा, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे अपन। तो पहले तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले नेक्स्ट वीडियो में आप तैयार रहिएगा हिमालय के इन चारों प्रकार की पर्वत श्रेणियों को पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ। लगातार आपको इसी प्रकार के जो वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।